Hello students, this is lecture number 5 of chemical kinetics. In the last class we discussed order of reaction. रेट लॉ से हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना सीखा था. हम उसी को एक जल्दी से उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है से A प्लस बी प्लस सी जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और उनके साथ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे हुए हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c. अब हमने रेट लॉ में क्या चीज़ देखी थी कि ज़रूरी नहीं है कि जितना कंसंट्रेशन या जितने मोल्स हमने ले रखे हों, जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने यहाँ पे ए बी सी यूज़ किए हैं वो एक्चुअली नंबर ऑफ़ मोल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे मोल्स जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें. जितने मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव मोल्स. और जो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं वो एक्टिव मोल्स को ही कंसिडर करके लिखते हैं. तो इस सेम रिएक्शन के लिए अगर हम एक्टिव मोल्स की बात करें कि एक्टिव मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए बी एंड सी आर अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए क्या आएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A रेस टू द पावर, अभी वो टर्म आएगा यहाँ पे जो एक्चुअली रिएक्शन में मोल्स का पार्टिसिपेशन है, यानी एक्टिव मोल के लिए हमने जो सिंबल यूज़ किया है A के लिए वो आएगा, B के लिए यहाँ पे बीटा और C के लिए गामा. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये कंसंट्रेशन टर्म्स या हम फिर ये कहें कि ये जो अल्फ़ा बीटा और गामा हमने लिए हैं इनको हम सम कर देंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल जाता है. तो हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ इक्वल, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट. तो ये हो जाती है हमारी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन. अब अगर हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की और डिटेल में जाएं तो हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. इसके अलावा जो ऑर्डर के लिए दूसरी प्रॉपर्टी आएगी वो ये है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, जो हमारी केमिकल रिएक्शंस अवेलेबल हैं उनके लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1, 2 और 3 हो सकता है. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रिएक्शंस इज 1, 2 और 3. मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए 1, 2 और 3 आता है. कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिनके लिए ये ऑर्डर जो है वो 0 भी आता है, राइट. तो इट can be 0 for some reactions. It can be 0 for some reactions, right. तो दो बातें हो गई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए कि जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन में 0 या फिर नेगेटिव हो सकती हैं. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1, 2 और 3 तक जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 3 तरह से रिएक्शन आती हैं. हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है, हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी है, और अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 आ रहा है तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी है, ठीक है. इनकी डेफिनेशन और इनकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे क्या रिएक्शन होती हैं. आपके कोर्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं जो ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मतलब 2 रिएक्शंस आपको पढ़नी है जिनकी इक्वेशंस भी आपको पढ़नी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. वो है ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. तो ये तो हो गए इनके टाइप्स. अब अगर हमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में आ जाता है, ये भी कभी 1 मार्क के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे. हम एक न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर ये प्रॉब्लम हमें दे रखी है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है. और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, इज इक्वल टू K A रेस टू द पावर हाफ, B रेस टू द पावर 3/2. और इसमें हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन निकालना है. तो हम कैसे निकालते हैं, ये जो रेस टू द पावर वाले टर्म्स हैं हम इनको सम कर देंगे. यही डेफिनेशन थी. तो हमारे पास ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर जो पूछा गया है हम वैसे ही लिख लेते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा. तो ओवरऑल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू A ऑर्डर क्या है 1/2.
तो 1/2 और प्लस सबको सम करना है। विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ रहा है, 3/2, राइट। तो 1/2 जिसको हम 0.5 कह सकते हैं और 3/2 अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा 1.5, दोनों को हम सम करेंगे, वी विल गेट 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए क्या आ रहा है, 2। सेम वे यहाँ पे हमें दूसरा रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है कि विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो है 3/2 और ये यहाँ पे आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो देखिए नेगेटिव में जा रहा है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की अगर हम बात करें जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेज़ टू द पावर -1 लिखा हुआ है। अब हमें ओवरऑल ऑर्डर अगर निकालना है तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस हमें करना है क्या -1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 -1 हो जाएगा। और आप 3/2 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट हाफ, 1/2 या 0.5। तो बहुत सिंपल से 1 मार्क के कभी ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करनी होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें जो रेज टू द पावर टर्म आएंगे बस आपको उनको सम कर देना है, तो यू विल गेट द ओवरऑल ऑर्डर फॉर एनी ऑफ द गिवन रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स का जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉलिकुलैरिटी। एक रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है या मॉलिकुलैरिटी होती क्या है, उसको समझने से पहले हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा, वो ये कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो अगर ये पूरा प्रोसेस एक ही स्टेप में हो जाता है तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, हो सकता हो उसमें 2 या उससे ज़्यादा स्टेप आ रहे हों तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हो। तो ऐसी रिएक्शंस हमारी कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी ऑल दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिकुलैरिटी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शन जितने स्टेप्स में हो रही है, अगर हम उसको क्राइटेरिया मान के चलें और रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस कैन बी ऑफ 2 टाइप, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. So, on the basis of steps involved, we have 2 type of chemical reactions, elementary reactions and complex reactions. क्यों ये पढ़ना ज़रूरी था हमें? इसलिए क्योंकि जब हम किसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं और वो रिएक्शन अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी कि उस रिएक्शन में 2 या उससे ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे लिए उस रिएक्शन की मैकेनिज़्म को समझना बहुत ज़रूरी है. हर स्टेप को हम 1 बाय 1 लिखते हैं और हम फिर पूरी तरह से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और जितने स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे मैकेनिज़्म में, हम उसमें से एक ऐसा स्टेप निकालते हैं जिसको हम कहते हैं स्लोएस्ट स्टेप होगा पूरे की पूरी मैकेनिज़्म में या पूरे के पूरे प्रोसेस में जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे. और यही जो स्टेप है मैकेनिज़्म का, जो ये स्टेप है, यही कहलाता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज़्म, और यही जो होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. तो किसी भी रिएक्शन में हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी स्टेप से हमें क्या पता चलेगा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी पता चलेगी. ठीक है, हमने रिएक्शन को बैलेंस करके लिख दिया है, तो जो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहे हैं वो हमें नहीं बताएंगे कि रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी क्या है. वो तभी बता सकते हैं जब रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री हो, यानी कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही हो. लेकिन अगर एक रिएक्शन में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप को निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट स्टेप विल ओनली डिसाइड द मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन. एग्जाम्पल लेने से पहले हम मॉलिकुलैरिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मॉलिकुलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं. तो द मॉलिकुलैरिटी of a reaction is the number of reactant molecules. reactant molecules ही हमें रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी बताएंगे. reactant molecules टेकिंग पार्ट, और इसको हम कोलाइडिंग भी बोलते हैं, जो कोलॉइड कर रहे होंगे, आपस में टकरा रहे होंगे. टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लोएस्ट स्टेप भी जिसे हम कहते हैं.
इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसी के आगे यहाँ पे लिख देते हैं ये उस पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म का स्लो स्टेप होगा या स्लोएस्ट स्टेप होगा ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलैरिटी की भी डेफिनेशन आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, या डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं या फिर मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो मॉलिक्युलैरिटी को हमने क्या समझा, क्या है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे कौन से स्टेप में, अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसमें मल्टीपल स्टेप्स आ रहे हैं, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वही उस पर्टिकुलर रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि PCl5 जब डिसोसिएट होता है तो इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2, राइट। कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे वही उस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होगी। तो यहाँ जब रिएक्शन को हमने बैलेंस करके लिखा है तो एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है PCl5 का, तो जो मॉलिक्युलैरिटी है इस रिएक्शन की वो कहलाएगी 1। मॉलिक्युलैरिटी इज इक्वल टू 1। और ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो ये कि अगर ऐसी रिएक्शंस हैं या ऐसी सारी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्युलैरिटी 1 आती है उनको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल या 1। तो बेसिकली ये जो एग्जाम्पल है ये यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जब हम HI के डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो इट गिव्स H2 प्लस I2 और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम 2HI कर देते हैं। ये भी अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और एलिमेंट्री रिएक्शन है और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं HI के, तो एज यू कैन सी कि जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं वो हैं 2। तो मॉलिक्युलैरिटी क्या होनी चाहिए इस रिएक्शन की 2, और अगर मॉलिक्युलैरिटी 2 है तो ये रिएक्शन हो जाएगी बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। तो इसी तरह से अगर मॉलिक्युलैरिटी 3 आ रही होगी तो वो जो रिएक्शंस होंगी वो कहलाएंगी ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शंस। ठीक है, तो हम 3 का अगर एग्जाम्पल लिखें तो 3 के एग्जाम्पल में हमारे पास है SO2 combines with O2 and gives SO3 और बैलेंस करते हैं तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स SO2 के हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो जब हम मॉलिक्युलैरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्युलैरिटी कितनी आ रही है 3। तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड ट्राई मॉलिक्युलर, और कभी कभी इसके लिए एक वर्ड और लिखा होता है टर मॉलिक्युलर, TER, टर मॉलिक्युलर रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, तो फिर अब आपको लगे कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन है 2HBr प्लस O2, ठीक है, गिव्स 2H2O प्लस 2Br2। ठीक है, क्या दिख रही है मॉलिक्युलैरिटी हमें रिएक्शन की, 4 मॉलिक्यूल्स HBr के, 1 मॉलिक्यूल O2 का, मॉलिक्युलैरिटी दिख रही है 5। ठीक है, लेकिन 5 नहीं होती है। इस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलैरिटी आएगी वो 5 नहीं होती है। मॉलिक्युलैरिटी इस रिएक्शन की भी जो आती है वो 2 आती है। इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी भी 2 है, यानी एक बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अनटिल अनलेस हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मॉलिक्युलैरिटी नहीं पता है तो हम सिर्फ कोफिशिएंट देख के मॉलिक्युलैरिटी नहीं बता सकते। और दूसरी चीज़ ये कि आपको बहुत ही रेयर मिलेंगी ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक साथ कोलॉइड करके प्रोडक्ट का, आई मीन 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलॉइड करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो। जो मैक्सिमम होता है मॉलिक्युलैरिटी रिएक्शन की वो 3 तक ही जाती है। 3 से ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे, यानी मोर देन 3 की अगर हम बात करें तो उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल म्यूचुअली कोलाइड नहीं करते हैं, यानी मॉलिक्युलैरिटी हमें 4, 5 देखने को नहीं मिलेगी। मॉलिक्युलैरिटी इधर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। और एक और चीज़ वो ये कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी रिएक्शन की कभी भी 0 में या नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो मॉलिक्युलैरिटी 1, 2 या 3 रहेगी, 4 नहीं आएगी, क्योंकि 4
मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलॉइड करें और कोलॉइड करके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, ये बहुत ही एक रेयर फिनोमिना है। तो हम अप टू 3 तक की ही मॉलिकुलरिटी की बात करते हैं। अब इस रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी 5 क्यों नहीं आई और 2 क्यों आई, वो इसीलिए क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि हमारी कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जब उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मल्टीपल स्टेप्स आएंगे, और जो स्टेप्स आएंगे उन्हीं को ही हम बोलते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो कुछ ये मैकेनिज्म आती है। आपकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में बहुत ज़्यादा रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं दे रखी हैं, लेकिन जो दे रखी हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इस रिएक्शन में पहले होता क्या है, एक मॉलिक्यूल HBr का ऑक्सीडाइज होता है और कुछ ये प्रोडक्ट बनता है, जो देखने में आपको बड़ा अजीब सा ही लगेगा, लेकिन कुछ इसी तरह से प्रोडक्ट बनता है जब हम पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद जब हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो HOOBr HBr के एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं HOBr के। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो HOBr है ये भी HBr के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। बैलेंस किया था तो 4 HBr के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, तो HBr के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर हमारा ये वाटर और ये Br2 बन के आएगा जो एक्चुअली प्रोडक्ट बन रहा है। और यहाँ पे 2 HOBr बन रहे थे तो ये हमारे 2 बार में होगी रिएक्शन, तो हमने इसको इंटू 2 कर दिया। अब सिंपली हमें क्या करना होता है, हम सारे स्टेप्स को ऐड कर देते हैं। ये हमको पता है कि हम सारे स्टेप्स को ऐड कर देंगे। अब सारे स्टेप्स को ऐड करने में क्या होगा, ये HOBr सब कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2 HOBr और ये 2 HOBr भी कैंसिल हो गया, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये बैलेंस करेंगे आप तो ये भी 2 हो जाएंगे, 2 HOBr और इधर भी 2 HOBr है। बाकी आप सब उठा के सम कर दीजिए। ये 2 टाइम्स HBr आ रहा था तो 2 टाइम्स ये, एक ये है और एक ये है, 4 HBr हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा, 2 H2O के मॉलिक्यूल्स बनेंगे प्लस 2 Br2 बनेगा। तो ये जो रिएक्शन हमें दिख रही थी हमने एक सिंगल स्टेप में लिखी थी, बेसिकली इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और आप देख सकते हैं कि हर स्टेप में 3 स्टेप्स आए हैं हमारे पास और हर स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ही सिर्फ आपस में कोलॉइड कर रहे हैं, इंट्रैक्ट कर रहे हैं और तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिकुलरिटी क्या होना चाहिए, 2। अब फिर से आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज बेसिकली द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखी, उसमें हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो काइनेटिक्स में बताया कि ये स्लोएस्ट स्टेप था रिएक्शन का, वो हमने लिया और उसमें देखा कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, अदरवाइज एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिकुलरिटी हमको दिख रही है यहाँ पे जब रिएक्शन लिखी हुई है वही मॉलिकुलरिटी आ रही है। जैसे PCl5 यूनिमॉलिकुलर है और 2HI जो है वो बायमॉलिकुलर रिएक्शन है। मॉलिकुलरिटी को और समझने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत बार पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन की सीधे हम बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं जो कुछ इस तरह से आती है, राइट। अब अगर आपसे मॉलिकुलरिटी पूछी जाए रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी क्या है तो आप रिएक्शन को इस तरह से देख के नहीं बता सकते क्योंकि देखने में क्या लग रहा है, 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो H2O2 के पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, राइट। लेकिन एक्चुअली और मतलब उस 2 अगर कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बायमॉलिकुलर। लेकिन एक्चुअली जो ये रिएक्शन होती है ये होती है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब क्यों होती है कि क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो बेटा यही चीज़ है कि ये सब एक्सपेरिमेंट से चीज़ें निकाली गई हैं, राइट। हम ये ऑन पेपर या थियोरेटिकल लेके नहीं चल सकते कि किस तरह से ये आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटली के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, सो ऐसे स्टेप निकालना पड़ेगा और फिर उससे हमें मॉलिकुलरिटी पता चलेगी। तो H2O2 का तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, 2 ही लाइंस आती हैं अगर हम मैकेनिज्म की बात करें। तो जो इसके लिए प्रपोज्ड मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसी है कि H2O2 पहले डिकम्पोज होगा तो H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगी और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है H2O2 का, ठीक है, उसके साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगी तो व्हाट वी विल गेट, H2O प्लस O2।
ये 2 स्टेप में रिएक्शन आ रही है, पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है, और जो फर्स्ट स्टेप है यही मैकेनिज्म का स्लो स्टेप कहलाता है और ये फास्ट स्टेप। ये कुछ आपको याद आ रहा होगा, जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ पे भी हमने स्लो फास्ट की बात करी थी, और वहाँ पे भी जो ये बात हुई थी वो हुई थी कि मैकेनिज्म वैसे तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है लेकिन इसको काइनेटिक्स के थ्रू प्रूफ करने की कोशिश करी गई है। तो स्लो स्टेप जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है और वही हमें मॉलिक्युलैरिटी भी बताता है। अब यू कैन सी के स्लो स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। कंप्लीट कर देते हैं इसको, तो हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करके व्हाट यू विल गेट, जो ऊपर लिखा हुआ है वही आ जाएगा, 2H2O2 विल गिव 2H2O प्लस O2। ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन को हमने कैंसिल कर दिया। मॉलिक्युलैरिटी क्या है? मॉलिक्युलैरिटी इज इक्वल टू 1। मॉलिक्युलैरिटी इज इक्वल टू 1, राइट। अब इसी से ही हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकालते हैं। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम हमेशा स्लो स्टेप को ही लिखते हैं, तो स्लो स्टेप में जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन किस तरह से आएगी? रेट इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 हम लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 1 लगा होगा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी इस रिएक्शन के लिए क्या आया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो 1, ठीक है। एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन जाते तो यहाँ H2O2 रेस टू द पावर 2 आता, ठीक है। लेकिन हम लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करते क्योंकि वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लें कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये आ रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़रूर आप याद रखिएगा एग्जाम्पल के, एक ऐसी रिएक्शन है जो देखने में लगता है मॉलिक्युलैरिटी 2 आएगी और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी 2 आएगा, लेकिन एक्चुअली इसका मॉलिक्युलैरिटी भी 1 है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी 1 है। तो मॉलिक्युलैरिटी के लिए क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि मॉलिक्युलैरिटी अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी सिंगल स्टेप की रिएक्शन है तब तो उसकी मीनिंगफुल है, यानी हम रिएक्शन को देख के मॉलिक्युलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके लिए हम फिर मॉलिक्युलैरिटी इस तरह से नहीं बता सकते अनटिल अनलेस हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा ना हो। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली मॉलिक्युलैरिटी को अगर हम बोलें तो इट इज़ मीनिंगलेस है फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री तक तो ठीक है लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा सा मीनिंगलेस हो जाती है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि अगर आपसे डिफरेंसेस पूछ लिए जाएं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो दोनों टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और जो मेन डिफरेंस के पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक तो ये निकल के आया कि जो मॉलिक्युलैरिटी है उसको हम एक थियोरेटिकल कंसेप्ट कहते हैं, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो सारे के सारे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिर जो दूसरा हमने मेन डिफरेंस देखा था वो ये कि मॉलिक्युलैरिटी जो है वो कभी भी आपकी ऐसा नहीं होगा कि 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन में हो जाए। मॉलिक्युलैरिटी हमेशा एक होल नंबर होती है, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स, राइट। इसी के बेसिस पे यूनिमॉलिक्युलर, बायमॉलिक्युलर और टर्मॉलिक्युलर रिएक्शंस हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी हो सकता है, हमने देखा था 0 ऑर्डर रिएक्शन भी आती हैं, नेगेटिव में भी आती हैं, फ्रैक्शन में भी आती हैं और पॉजिटिव भी आती हैं। और तीसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दोनों के डेफिनेशंस तो हैं ही है डिफरेंस में। मॉलिक्युलैरिटी की डेफिनेशन हमने सीखी थी कि टोटल नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं और जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हों, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने कैसे निकाला था? सम ऑफ द पावर, जितनी भी पावर आई थी हमने पावर को सम कर दिया था मोलर कंसंट्रेशन पे ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन द रेट इक्वेशन। तो एक आप डेफिनेशन का डिफरेंस लिख सकते हैं, दूसरा डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि मॉलिक्युलैरिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। और तीसरा डिफरेंस है कि मॉलिक्युलैरिटी जो होगी वो हमेशा क्या होगी? एक होल नंबर, वेयर एज जो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।